हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिशियन ज्ञान पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, आप लोगों का एग्जाम जो है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले बच्चों का, आईटीआई वाले जितने भी बच्चे हैं उन सभी का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोगों के लिए मैं एक 20 क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेके आई हूँ जो कि डीसी जनरेटर से जुड़ा हुआ है। ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसके अलावा जितने भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी काफी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, और आप सभी भी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और देखिए कि आप लोग कितना क्वेश्चंस बना पाते हैं, ठीक है, और कितना आप लोग इसको समझ पाते हैं। मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो बच्चों, जैसे कि डीसी जनरेटर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर जो होता है वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली जो है ये जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना। डीसी जनरेटर का काम क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जनरेटर जनरेटर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो जनरेटर जो है जनरली इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को लेने के लिए, है ना। हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जनरेटर जनरली क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो किस आ, आखिर हम कुछ इनपुट देंगे तब जाके हमको आउटपुट में कुछ मिलेगा। तो उसी प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होता है, तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ से क्या देना पड़ता है, यांत्रिक ऊर्जा देना पड़ता है। यांत्रिक ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी जब हम इसमें देंगे तब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देगा, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोगों को आउटपुट में देगा, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहीं पे लिख रखा है कि डीसी जनरेटर जो होता है बेसिकली क्या होता है। डीसी जनरेटर, एक मिनट रुकिए, ठीक है बच्चों। डीसी जनरेटर क्या होता है कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस जो होते हैं उनके इधर इधर मतलब अगल बगल से भी पुट अप होते हैं। बेसिकली ये नहीं कि एक क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ तो वहां से ही एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकता है कि डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टीज पे वर्क करता है, ठीक है। जो भी जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। और ये जो है इसके इनपुट पे हम लोग क्या देते हैं, तो इनपुट में हम लोग यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है बच्चों, जैसे कि आ, इसमें क्या किया जाता है, जो भी टरबाइन होता है या प्राइम मूवर होता है वो उसके द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, उसके रोटर को रोटेट कराते हैं, ठीक है। तब जाके हम लोगों को आउटपुट में क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें देता है और हम लोग इसमें क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है, ठीक है। डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो अभी मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चंस में बताया कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है बेसिकली कि जब कोई चालक किसी चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। सिंपल वे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, जो भी मैं जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक
मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज क्या होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर प्रवेश करता है। और मान लीजिए इस जगह पे हमने कोई कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर मीन्स कोई चालक रखा हुआ है, ठीक है, चालक जिसपे होके विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जब इस चालक तार को हम लोग इसमें घुमाएंगे, ठीक है, इसको रोटेट कराएंगे तो क्या होगा, इसमें जो भी ये यहाँ से जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स लाइन जो गुजर रहा है, इसको ये क्या करेगा, ये कंडक्टर कट करेगा और जैसे ही ये कट करेगा बच्चों, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसी का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में अर्थात बिजली को बनाने में उपयोग करते हैं, ठीक है। और जितना तेजी से ये ईएमएफ को कट करेगा उतनी ही ज्यादा हमें बिजली मिलेगी, आउटपुट में उतना ज्यादा हमने ईएमएफ मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो हम लोगों ने देख लिया कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत क्या कहता है। तो क्या कहता है बच्चों कि जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में किसी कंडक्टर को हम लोग रखते हैं तो उस कंडक्टर के द्वारा उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या किया जाता है, कट किया जाता है और इससे क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। यही फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत कहता है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, ठीक है। अभी हमने देखा कि जब फ्लक्स कट होता है तो उसमें क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, ओके। तो देन ये जो ईएमएफ जनरेट होता है तो ईएमएफ का दिशा क्या होगा, किस डायरेक्शन में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चों इसके लिए हम लोग जो नियम का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। जब आप बात करते हैं जनरेटर के केस में, ठीक है, जनरेटर के केस में तो ईएमएफ का डायरेक्शन का पता करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। और वहीं जब मोटर के केस में बात किया जाएगा तो मोटर के लिए हम लोग ईएमएफ का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग वहाँ लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली अभी हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है, इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, किस लिए करते हैं, तो बच्चों इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ईएमएफ को पता करने के लिए, ठीक है, ईएमएफ का दिशा को पता करने के लिए। तो इसको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे, तो बच्चों जब आप मान लीजिए आप अपने राइट हैंड फिंगर को, ठीक है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड फिंगर को जब आप कैसे रखोगे, जब आप 90 डिग्री के पोजीशन पे रखोगे, मान लो ये आपका अंगूठा है और ये आपका फोर फिंगर है एंड दिस इज आपका मिडिल फिंगर है, इस तरह से, एक मिनट, मिडिल फिंगर ये आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ड्रॉ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारा, ठीक है, देखिए ये मिडिल फिंगर आ गया इस तरह से, ठीक है। जब आप अपने हाथों को इस तरह से फैलाएंगे कि आपका जो अंगूठा होगा ये कौन सा है, अंगूठा है यानी कि थंब है, ठीक है, और ये आपका फोर फिंगर है, फोर फिंगर है, ठीक है, और ये जो है आपका, ये आपका मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर। तो बच्चों जब आप इसको एक दूसरे से कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री के एंगल पे आप इसको क्या करोगे, फैलाओगे अपने राइट हैंड के इन तीनों फिंगर्स को, तो क्या होगा, जो अंगूठा होगा ये ऑलवेज क्या शो करेगा, तो ये शो करता है कि चालक किस दिशा में आपका रोटेट कर रहा है, यानी कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के घूमने की दिशा को कौन बताता है, ये थंब बताता है, ठीक है। एंड देन जो आपका फोर फिंगर होता है बच्चों, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करता है। सपोज दैट अभी मैं आपको एक ड्रॉ की, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे ये कंडक्टर मूव करता है।
तो देन कंडक्टर्स के मोशन के डायरेक्शन किधर है? मान लीजिए कंडक्टर ये ऊपर अपवर्ड मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है। तो हमें पता करना होगा कि हमारा जो ईएमएफ है वो किधर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है? तो देखिए ये थंब है, थंब ऊपर की ओर डायरेक्शन बता रहा है और फोर फिंगर क्या बता रहा है? फ्लक्स का डायरेक्शन। तो बताइए कि इसमें ईएमएफ किधर प्रोड्यूस होगा? तो ईएमएफ आपका आउटवर्ड है, देन मतलब ऊपर की तरफ, यानी कि अर्थात हमारा करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है? इधर हमारा ईएमएफ का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी जनरेटर होता है उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन को पता करते हैं। ठीक है? तो ये आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, तो उसका डायरेक्शन हम लोग किस तरह से पता करते हैं? तो किस तरह से पता करते हैं? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को अप्लाई करके। और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जब हम अपने अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा अर्थात मिडिल फिंगर, इन तीनों को 90 डिग्री में फैलाते हैं, तो ये थंब जो होता है वो क्या दिखाता है? चालक की गति, यानी कि चालक किस दिशा में गति कर रहा है। और फोर फिंगर क्या दिखाता है? फ्लक्स का डायरेक्शन, किधर से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, किस किस दिशा में फ्लक्स जा रहा है। एंड मिडिल फिंगर क्या शो करता है? मिडिल फिंगर शो करता है कि ईएमएफ किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ी क्षमता वाली डीसी मशीनों के योग अर्थात फ्रेम को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक अ योक ऑफ लार्ज कैपेसिटी डीसी मशीन? तो जितने भी बड़ी कैपेसिटी वाले मशीन होते हैं तो उनके योग को, अर्थात योग क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जैसे ये डीसी जनरेटर है, तो डीसी जनरेटर का जो अंदर का जो भी पार्ट होता है वो सभी एक बाहरी पार्ट से ढका हुआ होता है। यानी कि सिंपल वे में कह सकते हैं, बाहर का जो आप कवर देख सकते हैं, इस तरह से जो बाहर में आपने कवर देखा होगा, ठीक है, उसी को योक कहते हैं। इस तरह से जो बाहर में कवर रहता है, ये जो कवर है बच्चों, इसी को हम लोग, इस पार्ट को योक कहते हैं। ठीक है? बाहरी पार्ट को, जिसमें सारा अंदर का जो भी रोटर है, पोल है, वो सभी क्या होता है, यहाँ पे पोल वगैरह सब इसको योक में ही कसा हुआ होता है। ठीक है? और यहाँ पे रोटर रहता है। तो बेसिकली योक जो होता है बाहरी फ्रेम होता है, बाहरी आवरण होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सभी पदार्थ जितने भी अंदर के मटेरियल है, अर्थात पूल है, रोटर है, ये सभी अंदर ही उसको सुरक्षित रखने का काम करता है योग, अर्थात फ्रेम। तो ये किस सामग्री का बना होता है? जितनी भी बड़ी मशीन होते हैं, तो बच्चों बड़ी मशीनों में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। कास्ट आयरन, ठीक है? आपको एक मिनट, कास्ट आयरन नहीं, ये कास्ट स्टील का इस्तेमाल करते हैं, रोल्ड स्टील। ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। योग जो होता है जनरली बड़ी मशीनों में इसका किसका इस्तेमाल करते हैं? कास्ट हम लोग स्टील का उपयोग करते हैं। और जो छोटे मशीन होते हैं वहां पे हम लोग इसका कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। ये छोटी मशीनों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये बड़ी मशीनों में, मशीनों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? ठीक है? तो योग का क्या कार्य होता है? तो योग के दो मुख्य कार्य होते हैं। यह आंतरिक भागों को क्या करता है, यानी कि अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और दूसरा, ये चुंबकीय फ्लक्स के लिए मार्ग प्रदान करता है। चुंबकीय फ्लक्स इन द सेंस कि मान लीजिए यहाँ की, अब यहाँ पे पोल है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कि यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक समान रूप से चारों तरफ पोल में फैलाने के लिए ये क्या करता है, एक पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है? इसके चारों तरफ फैल सके इजिली, उसके लिए ये पाथ प्रोवाइड करने का काम
करता है। तो यही एक फ्रेम का अर्थात योग का काम क्या-क्या है? ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अर्थात यांत्रिक सुरक्षा देता है और प्लस चुंबकीय फ्लक्स के लिए जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे जनरेट होता है उसको एक रास्ता प्रदान करता है। ठीक है? बड़ी मशीनों के लिए उच्च चुंबकीय पारगम्यता के कारण आकाश स्टील अर्थात रोड स्टील का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बड़ी मशीनों में जो भी बड़ी मशीनों में क्या होता है, जो पदार्थ हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हाई परमेएबिलिटी वाले होते हैं, जिसमें चुंबक ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके, तो इसलिए हम लोग उसमें कास्ट स्टील या रोल्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और छोटी मशीनों में चूँकि उसके कंपैरिज़न में कम मैग्नेटिक अर्थात चुंबकीय परमेएबिलिटी जो होता है वो कम होता है, इस वजह से उसमें हम लोग कास्ट आयरन का भी इस्तेमाल करके उसको काम चला सकते हैं। तो ये दोनों आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो बेसिकली आप लोग बताइए डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड क्यों किया जाता है? तो बेसिकली लैमिनेटेड हम लोग मेन रीजन होता है कि वहां पे हम लोग कॉपर लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। ठीक है, कॉपर लॉस सॉरी बच्चों, एडी करंट लॉस ध्यान में रखिएगा। एडी करंट लॉस को भंवर हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लैमिनेट करते हैं। और जब बात आता है हिस्टैरिसीस लॉस, तो दो तरह का लॉस भी उस मतलब हिस्टैरिसीस लॉस आता है, तो उसके लिए हम लोग उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का सिलिकॉन स्टील का जनरली इस उपयोग किया जाता है किस लिए, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। और लैमिनेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, उसमें भंवर धारा हानि को कम करने के लिए अर्थात एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। एडी करंट लॉस जनरली क्या होता है, मान लीजिए एडी करंट लॉस में क्या होता है कि अगर आप लेमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। लेमिनेशन मतलब होता है कि कोई मान लीजिए ये मेटल शीट है, ये मेटल शीट आपने ये जो इस्तेमाल किया है, इसको आप छोटा-छोटा टुकड़ा में इसको आप जब पतला-पतला शीट के रूप में इसको काट देते हो, ठीक है? इसको पतला-पतला शीट में काट देते हो और इनके बीच में क्या कर देते हो, कोई इंसुलेशन का उपयोग करके इसको एक-दूसरे से सेपरेट करते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने अभ्रक डाल दिया है इस बीच में, तो मेटल शीट के बीच में अभ्रक डाल दिया है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब इसके अंदर चूँकि आपको पता होना चाहिए कंडक्टर है और कंडक्टर को जब हम किसी फ्लक्स में रखेंगे तो ऑब्वियसली कि उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से ईएमएफ की वजह से क्या होता है, इस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट आई आ जाता है और इस करंट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, लॉसेस क्रिएट होता है। जहाँ पे भी करंट प्रोड्यूस होगा और वहां पे इस मेटल शीट का अपना एक रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आई स्क्वायर आर लॉस है बच्चों, ये एक्चुअली एक तरह का पावर है। और इस तरह से क्या होता है हमारा इस मेटल सर्किट में मेटल में हमारा पावर का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए कि उसमें लॉसेस कम से कम हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सॉलिड हम लोग कंडक्टर को ना इस्तेमाल करके हम लोग उसको एक दूसरे को पतला-पतला शीट में हम लोग काट देते हैं और उसके बीच में हम लोग कुछ माइका वगैरह का इस्तेमाल करके उसको सेपरेट करते हैं, ताकि इसमें अगर कोई तरह का करंट जनरेट हुआ तो ये करंट इस दूसरे वाले में ना जाए और ये इस तरह से इसमें ये हीट ना हो और एडी करंट लॉस कम से कम हो, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चंस के थ्रू आपको 2 क्वेश्चंस का एग्जाम आंसर मिल रहा है। 2 क्वेश्चंस मीन्स क्या, अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि हम लोग लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो इसका पहला आंसर है कि हम लोग एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेशन करते हैं। और दूसरा क्वेश्चंस आ जाता है बच्चों के, इसमें हम लोग अ, क्या बोलेंगे, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है, ये हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे। देखिए इसका वही लिख रखा है कि आर्मेचर कोर को पतली सिलिकॉन स्टील की पत्तियों अर्थात उसकी मोटाई कितनी होती है, कितना मोटा मोटा काटा जाता है शीट को, तो 0.35 mm से 0.5 mm। ठीक है, इतना पतला पतला शीट में हम लोग उसको काट देते हैं, को मिलाकर बनाया जाता है ना।
पतले सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को मिलाकर बनाया जाता है, जो एक दूसरे को वार्निश द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है, ठीक है? इंसुलेटेड होती है और पटलित अर्थात लेमिनेशन करने से कोर का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है? अब लेमिनेशन कर दिए, उसके बीच में हम लोगों ने अबरक भर दिया, तो क्या होगा? इनके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? उसमें जो करंट लॉस हो रहा था वो कम हो जाता है, ठीक है? अर्थात भंवर हानि कम हो जाता है, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल शो का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोल शो इन डीसी जनरेटर? ओके, तो देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या होगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो डीसी जनरेटर में पोल शो क्या होता है बच्चों? पोल शो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे ये जो अभी मैंने बनाया था, ये क्या है? योक है, ठीक है? इस योक में ये इस तरह से पोल कसा हुआ होता है, ठीक है? पोल कसा हुआ होता है इस तरह से, ठीक है? तो पोल का ये वाला पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोल शो कहते हैं। पोल शो, ये वाला भाग को पोल शो कहते हैं, ठीक है? तो पोल शू का क्या काम है? तो जनरली देखिए, पोल शू फील्ड कॉइल को सहारा देना। हाँ, पोल शू ये इसमें चूंकि यहाँ पे कॉइल लपेटा होता है, ठीक है? इस जगह पे बच्चों, ये इस जगह पे कॉइल का हम लोग यहाँ पे कॉइल लपेटते हैं। यहाँ पे इस जगह पे कॉइल लपेटा जाता है। तो ये बोल रहा है कि क्या ये फील्ड कॉइल को सहारा देता है? तो हाँ बच्चों, अगर मान लीजिए ये पोल शू नहीं रहेगा तो क्या होगा? ये पोल जो हम लोग ये फील्ड कॉइल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ सहारा देता है, तो ये भी आंसर सही है। नेक्स्ट बोल रहा है टू स्प्रेड द फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। एयर गैप में फ्लक्स को एक समान रूप से फैलाता है। तो एयर गैप बच्चों, ये जो रोटर होता है, यहाँ यहाँ पे रोटर होता है, ठीक है? इस रोटर में क्या होता है? इसमें चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से क्या होता है? इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और चूंकि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको क्या करता है? एक समान रूप से फैलाने का काम कौन करता है? ये पोल शू करता है, ठीक है? पोल शू का कार्य क्या होता है? एक समान रूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स को एक समान रूप से फैलाने का काम ये पोल शू करता है। तो ये भी सही है। टू रिड्यूस रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, यानी कि चुंबकीय पाथ के रिलक्टेंस को कम करना। हाँ, रिलक्टेंस पाथ को कम करता है, अर्थात इसमें जो रिलक्टेंस क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रवाह को रोकता है उसको रिलक्टेंस कहते हैं। तो उसको रिड्यूस करता है, अर्थात मैक्सिमम फ्लक्स लाइन को जाने देता है। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो उपरोक्त में से सभी हमारा ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? तो पोल शू का क्या क्या कार्य है इसमें आगे एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। पोल शू जनरली क्या काम करता है? तो पोल शू को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे चुंबकीय फ्लक्स के एयर गैप में समान रूप से फैला सके, है ना? यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो उसमें प्रोड्यूस होता है उसको एयर गैप इन द सेंस वो जो चारों तरफ जो जगह है उस जगह पे पूरी तरफ से एक समान रूप से फैलाने का काम होता है पोल शू का। फील्ड वाइंडिंग को पोल कोर पर मजबूती से टिकाए रख सके, अर्थात फील्ड वाइंडिंग को पोल कोर में, ये देखिए ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है और ये पोल कोर है। इसमें एक समान रूप से इसको अच्छे से मजबूती से टिकाए रखने का काम किसका होता है? पोल शू का होता है। और नेक्स्ट क्या है? चुंबकीय पाथ का क्षेत्रफल बढ़ाकर उसके चुंबकीय रिलक्टेंस को कम कर सके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के एरिया को बढ़ा के उसका रिलक्टेंस को कम करना। ये तीन काम मेन इसका है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि किसी भी डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर में मूल रूप से किस प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न होता है? तो अभी हम लोग बेसिकली देखे थे कि जो जब हम लोग पढ़े कि डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हमने देखा कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है।
और मैंने अभी बताया कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जब वो काम करता है तो क्या बताया उसमें कि जब किसी चालक को किसी चुंबकीय फ्लक्स में, ये चालक है, किसी चालक को किसी चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है तो उस चालक के द्वारा उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या किया जाता है, कट किया जाता है और इससे एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो इससे जो ये ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का होता है, एसी होता है या डीसी होता है? तो बच्चों जी बेसिकली जो भी ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस होता है वो एसी जनरेट होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा इसका हो जाएगा। किस प्रकार का धारा उत्पन्न किया जाता है तो एसी करंट इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एसी करंट प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, तो ये नहीं कि डीसी जनरेटर है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर ये नहीं कर दीजिएगा कि ये डीसी जनरेटर है तो डीसी देगा नहीं। इसके अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, फैराडे का जो सिद्धांत है वो हमेशा एसी पर ही है। एसी ही उत्पन्न करता है, वो कभी डीसी नहीं उत्पन्न करता है। डीसी कब होता है, अगर हमें डीसी आउटपुट में चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे हम लोग कम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर जाके हम लोग आउटपुट में सप्लाई लेते हैं। ठीक है, तब जाके हमें आउटपुट में डीसी मिलता है, लेकिन जो इस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा एसी उत्पन्न होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हमेशा जो ईएमएफ उत्पन्न होता है फैराडे के अकॉर्डिंग वो कैसा होता है, वो वो एसी होता है ना कि डीसी होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक्सप्लेनेशन में है कि आर्मेचर चालकों के भीतर प्रेरित वोल्टेज हमेशा प्रत्यावर्ती धारा प्रकृति का होता है। अभी मैंने बताया कि जब भी उसमें उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, एसी प्रकृति का होगा। ठीक है, क्योंकि चालक लगातार बारी बारी से उत्तरी और दक्षिणी पोल के फ्लक्स को काटता है, कम्यूटेटर इस आंतरिक एसी को बाहरी सर्किट में डीसी में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, बाहर में अगर हमें डीसी चाहिए होगा तो कम्यूटेटर हम लोग लगाएंगे और कम्यूटेटर के थ्रू हम लोग आउटपुट में डीसी लेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट दैट कन्वर्ट एसी टू डीसी विद इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के भीतर एसी को डीसी में बदलने वाला भाग कौन सा है? तो अभी जस्ट पिछला क्वेश्चंस में हमने बताया आपको कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो कम्यूटेटर। कम्यूटेटर अर्थात स्प्लिट रिंग भी उसको हम लोग बोलते हैं, दो नाम है, कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग। तो ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कम्यूटेटर एक यांत्रिक दृष्टकारी के रूप में कार्य करता है, या मैकेनिकल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बच्चों इसका यूज किया है नाम। रेक्टिफायर जनरली क्या होता है, रेक्टिफायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायोड के लिए। ठीक है, डायोड, क्योंकि डायोड जो होता है एसी को क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डायोड का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, अल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में बदलता है। तो उसी तरह से जो कम्यूटेटर हम लोग डीसी जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं, वो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी करंट को क्या करता है, डीसी में हम लोगों को आउटपुट में क्या देता है, डीसी करंट देता है। इसीलिए हम लोग उसको रेक्टिफायर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये लोड को एक दिशा आउटपुट प्रदान करने के लिए ठीक उसी क्षण ब्रश के साथ कॉइल के संपर्कों को उलट देता है जब कॉइल के भीतर करंट की दिशा बदलती है। अर्थात ये क्या काम करता है कम्यूटेटर, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एसी सिग्नल होता है वो हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका पॉजिटिव रहता है, जैसे ही निगेटिव हाफ साइकिल होता है तो वो निगेटिव हो जाता है, अर्थात उसका डायरेक्शन जो होता है वो बदल जाता है। तो जो कम्यूटेटर क्या करता है, जैसे ही इसका नेगेटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन जाता है वो उसको एक ही डायरेक्शन में वो करंट को प्रवाहित करता है, इसलिए ये हमें आउटपुट में डीसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपका ये क्लियर हो गया होगा कि रेक्टिफायर अर्थात कम्यूटेटर का क्या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में
लेफ्ट वाइंडिंग वाले डीसी जनरेटर में समांतर रास्तों की संख्या कितनी होती है? तो हाउ मेनी पैरेलल पाथ आर देयर इन अ 4 पोल सिंप्लेक्स लेफ्ट वाउंड डीसी जनरेटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली पहले तो आप लोगों को समझना होगा कि जो समांतर पाथ होते हैं वो लेफ्ट वाइंडिंग में कितने होते हैं और वेव वाइंडिंग में कितने होते हैं। तो जनरली जब हम बात करते हैं वाइंडिंग्स, पहले तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर हो, मोटर हो, वो सभी में हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग्स को हमेशा दो तरह से वाइंडिंग करते हैं। जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं, मान लीजिए ये आपका क्या है, पोल है, सॉरी योक है, और योक के ऊपर में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, आर्मेचर का वाइंडिंग होता है। एक मिनट, यहाँ पे ये गलत है, इस पे हम लोग नहीं करते हैं, आर्मेचर कॉइल में वाइंडिंग करते हैं। तो जनरली वाइंडिंग को जब हम करते हैं तो वो दो तरह से होता है। एक होता है लैप वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग जो होता है बच्चों वो दो तरह का होता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, ठीक है, लैप वाइंडिंग, और एक होता है वेव वाइंडिंग, ठीक है। तो समांतर पाथों की संख्या कितनी होती है? तो समांतर पाथ को बच्चों, पैरेलल पाथ को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेफ्ट वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने समांतर पाथ होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ पोल के बराबर होता है। और जो वेव वाइंडिंग होता है उसमें समांतर पाथों की संख्या कितनी होती है? तो हमेशा दो होती है, ठीक है। समांतर पाथ मतलब रास्ते कितने होंगे? वो दो होंगे, ठीक है। चाहे कितनी भी वेव वाइंडिंग में पोल्स लगे हुए हो, अर्थात पोल आपको बताया मैंने, ये योक है तो इसके चारों तरफ क्या करते हैं, पोल लगाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपने कितना पोल लगा रखा है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसका मोटर का कंस्ट्रक्शन डिजाइन कैसा हुआ है। मान लीजिए ये 4 पोल है, तो अगर ए आपका लेफ्ट वाइंडिंग बोला जाएगा तो उसमें समांतर पाथ अर्थात ए बराबर क्या हो जाए, ए बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 पोल है। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग हमने कर रखा है इसमें, तो वेव वाइंडिंग के लिए हमेशा दो ही होगा, चाहे कितनी भी हमने इसमें पैरेलल पाथ करके रखा हुआ हो, आई मीन सॉरी, इसमें कितनी भी हमने पोल लगा रखा हो, लेकिन हमेशा इसका जो वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या होगी, अर्थात जो ए का मान होगा वो हमेशा 2 होगा, ठीक है। और बात रहा अब यहाँ पे कि सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है। तो बच्चों सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स ये सभी जो है ये वाइंडिंग का चैप्टर्स में आता है, तो ये वहां पे डिटेल से जानेंगे। सिंपली एक बात जान लीजिए, सिंप्लेक्स का मतलब होता है एक, ठीक है। अब एक सिंप्लेक्स का बोलेगा तो हम लोग इसको एक से गुना कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इनटू फ्लेक्स होता है, ठीक है। समांतर पाथों की संख्या बोला जाएगा तो कितने उसमें पैरेलल पाथ है और उसमें फ्लेक्स से हम उसको गुना कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप 4 पोल है तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, तो आप बताइए लैप वाइंडिंग है तो इसमें हम लोगों का ए का मान क्या होगा, 4 पोल है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 पोल है तो ए का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि लैप वाइंडिंग में जो पोल की संख्या के बराबर क्या होता है, ए का मान होता है। तो 4 पोल है तो 4, और सिंप्लेक्स है या ड्यूप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है, तो सिंप्लेक्स बोल रखा है तो इसको 1 से गुना कर देंगे, ड्यूप्लेक्स बोलता तो 2 से गुना करते हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स, इसमें सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग डीसी जनरेटर में समांतर पाथों की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ड्यूप्लेक्स लिख रखा होता तो यहाँ पे हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करते और 8 आंसर होता। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमें जब भी बोला जाएगा कि पैरेलल पाथ की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि उसमें लेफ्ट वाइंडिंग बोल रखा है और या वेव वाइंडिंग बोल रखा है। अगर लेफ्ट वाइंडिंग बोल रखा होगा बच्चों तो आप लोग क्या करोगे, उसमें समांतर पाथों की संख्या क्या लोगे, ए बराबर आप लोग नंबर ऑफ पोल्स के बराबर लोगे। और वहीं अगर वेव वाइंडिंग बोलेगा तो क्या करोगे, पाथों की संख्या क्या लोगे, ए बराबर 2 और इंटू फ्लेक्स, ठीक। ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे वही लिख रखा है जो मैंने आपको समझाया अभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये बोल रहा है लेफ्ट वाइंडिंग इज प्रिफर्ड फॉर विच टाइप ऑफ मशीन एप्लीकेशन, ठीक है।
मतलब लैप वाइंडिंग को किस प्रकार के मशीन अनुप्रयोगों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया पिछला क्वेश्चंस में कि वाइंडिंग जनरली दो प्रकार के करते हैं, एक तो लैप वाइंडिंग करते हैं और एक वेव वाइंडिंग करते हैं। तो किस जगह पे हम लोग लैप वाइंडिंग को प्रीफर करेंगे और किस जगह पे हम लोग वेव वाइंडिंग को प्रीफर करेंगे, तो ये दोनों डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अगर हमें बात करते हैं अगर लैप वाइंडिंग की, तो लैप वाइंडिंग बच्चों हमेशा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है आपका लो वोल्टेज एंड हाई करंट। एक मिनट। ठीक ठीक है, लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैप वाइंडिंग का, इसका, और एक होता है वेव वाइंडिंग। ठीक है, अगर हमारा रिक्वायरमेंट है लो वोल्टेज, तब हम लोग एंड हाई करंट, हाई करंट। ठीक है, ज्यादा हमें करंट की आवश्यकता है और वोल्टेज को कम रखना है, तो उस केस में हम लोग लैप वाइंडिंग करेंगे। और अगर वेव वाइंडिंग की बात किया जाए तो वहां पे लो क्या हो जाएगा, आपका करंट लो हो जाएगा और वोल्टेज उसमें हाई होगा। ठीक है, वोल्टेज हाई होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज हाई करंट और वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज लो करंट। जहां पे हमें मान लिया जाए ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट है, तो जहां पे ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट है वहां हम लोग लैप वाइंडिंग करेंगे, जहां पे हमें कम करंट की रिक्वायरमेंट है वहां हाई वेव वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना। तो क्वेश्चंस हो गए ना, यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चूंकि लैप वाइंडिंग में अधिकतर समांतर रास्ते होते हैं, है ना, अभी मैंने बताया कि जितने पोल होंगे उतने समांतर रास्ते, इसलिए कुल आर्मेचर करंट कई रास्तों में विभाजित हो जाते हैं। तो इसलिए जो टोटल जो करंट होता है वो वो रास्ते में विभाजित होता है, जिससे इससे भारी करंट को सुरक्षित रूप से वहन करने की क्षमता देता है, या इसे भारी करंट को सुरक्षित रूप से बहने की क्षमता देता है, यानी कि ज्यादा करंट को बहने की क्षमता देता है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग कम वोल्टेज और हाई करंट वाले कामों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंट को एक दूसरे से इंसुलेट करने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। Which material is used to insulate the copper commutator segment from each other। अर्थात कॉपर कम्यूटेटर के कॉपर सेगमेंट को एक दूसरे से अलग रखने के लिए हम लोग किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो आपको बताए थे कि इस तरह से रिंग आकृति में होता है, यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, और जितने भी कम्यूटेटर जो होता है वो कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है। ठीक है, हार्ड ड्रॉन, हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है। हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, और ये कम्यूटेटर के बीच में मान लीजिए ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर का ये कॉपर है, कॉपर का पार्ट है। तो बच्चों ये जो व्हाइट व्हाइट पार्ट आप देख रहे हो, समझ लो कि ये व्हाइट व्हाइट पार्ट जो है एक तरह का इंसुलेशन किया गया है। तो ये इंसुलेशन किस पदार्थ का, अर्थात पृथक जो किया गया है किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभ्रक का, माइका का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में माइका भरा जाता है। ठीक है, माइका हो गया आंसर। देखिए इसका आंसर में क्या दे रखा है एक्सप्लेनेशन में। अभ्रक का उपयोग यानी कि माइका का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि कितनी ज्यादा उसकी प्रतिरोध क्षमता है, डाइइलेक्ट्रिक कितना ज्यादा उसकी सहने की क्षमता है, और तापीय प्रतिरोध बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा होता है। यह ब्रश के घर्षण से कम्यूटेटर की सतह पर पैदा होने वाली उच्च गर्मी को आसानी से सह सकता है, इसलिए हम लोग उसमें
कम्यूटेटर के बीच में हम लोग जो कॉपर है उसके सेगमेंट के बीच में हम लोग माइका का इस्तेमाल करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रश शेष इन मीडियम एंड लार्ज कैपेसिटी ऑफ डीसी जनरेटर। आप लोगों को क्वेश्चन तो दिख रहा है ना, चेक करने दीजिए। ठीक है, दिख रहा है। तो मध्यम और बड़े आकार के डीसी जनरेटर में ब्रश के लिए आमतौर पर किस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? तो जनरली बच्चों वो हम लोग जो है ब्रश जो है अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, हमें कैसा जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहा है बड़ा आकार और मध्यम आकार का जो जनरेटर होता है वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो वहां बच्चों हम लोग जनरली कार्बन और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्या है इसका, कार्बन और ग्रेफाइट के ब्रश के मुख्य रूप से इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होते हैं और सेल्फ लिब्रिकेंट होते हैं, जिससे कठोर कम्यूटेटर सेगमेंट पिघलते नहीं है, मतलब घिसते नहीं है। ठीक है, इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी कि गर्म होने पर इसका प्रतिरोध घटता है, जिससे स्पार्किंग का नुकसान कम होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सही सूत्र क्या है? What is the correct formula for the induced EMF in DC generator? तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ को याद करने का सही फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको। इजी जनरेटर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस्ड होता है उसको हम लोग इजी से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात जनरेटेड ईएमएफ। इसका इजी का फुल फॉर्म हो गया जनरेटेड ईएमएफ। और जनरेटेड ईएमएफ बराबर होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से ये टाइपिंग जो है गलत दे रखा है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा होगा, फाइव जेड एन पी 16 2 ई। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। जो जनरेटेड ईएमएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, फाइव जेड एन पी 16 2 ई। जहाँ पे देखिए बच्चों फाइव क्या है, तो यहाँ पे देखिए फाइव जो है रिप्रेजेंट कर रखा है प्रति पोल फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग वेबर में मेजरमेंट करते हैं, तो एक पोल में कितना फ्लक्स जो है इंड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, फाइव। और जेड जो होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर होता है, चालक कितने हम लोग उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज्यादा चालक होंगे उतना ज्यादा हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा। तो नंबर ऑफ कंडक्टर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका एन जो होता है बच्चों, एन जो होता है वो कितनी स्पीड से वो घूम रहा है ना, एन जो है इसका स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी घूर्णन क्षमता को, स्पीड ऑफ आर्मेचर। ठीक, और पी जो होता है नंबर ऑफ पोल, कितनी ज्यादा पोल की संख्या है, पोल की संख्या। और ए जो होता है वो समांतर रास्तों की संख्या, पैरेलल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने दोनों में आप लोगों को लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों की व्हाट इज द टाइपिकल वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस इन अ स्टैंडर्ड डीसी जनरेटर। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है, तो जो भी डीसी जनरेटर होता है उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान जो होता है, आरए का मान जो होता है वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, बहुत कम, एज विशो 1 ओम से भी कम, 1 ओम तक में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वेरी लो और कम 1 ओम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 100
ओमेगा लिखा है, ओमेगा मीन्स 100 ओम, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे 1000 ओम है, ये भी नहीं होगा। यहाँ दिख रखा है एक ओम, एक ओमेगा या इससे कम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 ओमेगा या इससे कम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा मेरे को चेक करना होता है आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं बीच बीच में डिले कर देती हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो विजिबिलिटी में, कभी कभी मे भी आप लोगों को शो नहीं कर रहा होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर? स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है? अवशिष्ट अर्थात रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की क्या आवश्यकता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में? तो बेसिकली रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों, कि जब हम किसी जनरेटर को इनिशियल कंडीशन में जब वो बना होता है, नया नया होता है, तो उसको हम लोग उसको ईएमएफ देते हैं। ठीक है। और उसका जो मटेरियल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार का होता है कि वो अपने अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज को धारण करके रख लेता है। ठीक है। वो पूरी तरह से जब हम सप्लाई बंद कर देते हैं तो वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, अर्थात उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रॉपरली पूरा खत्म नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर मैग्नेटिज्म का गुण रह जाता है। तो वो जो मैग्नेटिज्म का गुण बच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अर्थात अवशिष्ट चुंबकत्व। तो बोल रहा है कि उसकी क्या आवश्यकता है एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में। तो बच्चों अब मान लीजिए डीसी जनरेटर जनरली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं डिटेल से बताते हुए जा रही हूँ। डीसी जनरेटर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सेल्फ और एक होता है सेपरेटली। सेपरेटली। ठीक है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक, सेपरेटली। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। तो बच्चों जनरली जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो खुद की वजह से करेगा। और सेपरेटली में क्या होता है, हम लोग बाहर से इसको बैटरी वगैरह से इसको अलग से इसको सप्लाई देते हैं, तब जाके ये आपका एक्साइट होता है, अर्थात स्टार्ट होता है। लेकिन जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्यों यूज करते हैं, तो ये क्या करता है वोल्टेज के निर्माण में, टू बिल्ड अप टर्मिनल वोल्टेज। इसलिए हम लोग इसका बिल्डअप करने के लिए, वोल्टेज को बिल्डअप करने के लिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। नेक्स्ट इसमें देख लीजिए क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के पास अपने फील्ड कॉइल को उत्तेजित करने के लिए कोई बाहरी डीसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, डीसी स्रोत नहीं होता। ठीक है। ये शुरुआत में 2 वोल्ट से 10 वोल्ट का शुरुआती वोल्टेज बनाने के लिए मुख्य पोल में मौजूद अवशिष्ट चुंबकीय अवशिष्ट पर निर्भर करता है। यही वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग में करंट भेजता है जो चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है जब तक कि पूर्ण वोल्टेज बन न जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में क्रिटिकल रेजिस्टेंस का क्या होता है? क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो क्रांतिक इसको क्रांतिक प्रतिरोध कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस को। तो क्रांतिक प्रतिरोध वो प्रतिरोध होता है बच्चों कि जिसके बाद वो अगर उससे ज्यादा अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो उसके अंदर जो है वोल्टेज जो है वो नहीं बन पाएगा, उसी को कहते हैं क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो ये देखिए फील्ड सर्किट का वह अधिकतम प्रतिरोध जिससे अधिक होने पर जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्रांतिक प्रतिरोध अर्थात क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
क्रांतिक प्रतिरोध फील्ड वाइंडिंग सर्किट के प्रतिरोध की वह अधिकतम सीमा है। यदि फील्ड सर्किट का प्रतिरोध इससे अधिक हो जाता है तो उत्पन्न होने वाली करंट इतना कम होता है कि पोल के अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ा नहीं पाता और जनरेटर वोल्टेज बनाने में पूर्ण रूप से असफल रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि किस डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। Which DC generator is characterized by having its field winding connected in parallel with the armature? तो किस डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर में जुड़ा होता है? जैसे मान लीजिए ये आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। आर्मेचर के समांतर में हम लोग एक क्या करते हैं, इस तरह से वाइंडिंग हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किस प्रकार के जनरेटर में हम लोग इस तरह से कनेक्शन करते हैं। तो बच्चों जनरली ये इसको कहते हैं शंट टाइप डीसी जनरेटर। वहीं अगर मान लीजिए इस तरह से आर्मेचर कॉइल होता और यहाँ पे वाइंडिंग होता इस तरह से, तो ये वाला हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में, तो उसको बोलेंगे सीरीज जनरेटर। लेकिन जहां पे फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के पैरेलल में जुड़ा हुआ है अर्थात समांतर में जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे शंट जनरेटर। ओके, दो क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख रखा है कि डीसी जनरेटर में शंट अर्थात फील्ड वाइंडिंग पतले तारों के कई चक्करों से बनी होती है और इसे सीधे आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। यह लगभग स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है और इसका मुख्य उपयोग बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेशन को सुधारने के लिए डीसी जनरेटर में इंटरपोल को कैसे जोड़ा जाता है। कम्यूटेशन एक तरह का स्पार्किंग टाइप का उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जनरेटर में। उसको खत्म करने के लिए हम लोग जनरली एक इंटरपोल को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, इंटरपोल लगाते हैं। एक और अन्य पोल जो होता है, मेन पोल तो होता ही है, मेन पोल तो होता ही है, लेकिन इसके सीरीज में ही एक हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, तो उसको हम लोग सीरीज में जोड़ के, किसके सीरीज में, तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करके, इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। कैसे जोड़ा जाता है वही पूछ रहा है कि कम्यूटेशन को सुधारने के लिए डीसी जनरेटर में इंटरपोल को कैसे जोड़ा जाता है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं, किसको, हमेशा इंटरपोल को। एक्सप्लेनेशन देखिए, इंटरपोल मुख्य पोल के बीच स्थित छोटे सहायक पोल होते हैं। इन्हें हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि ये संपूर्ण लोड करंट ले जा सके। इससे ये लोड के अनुसार आर्मेचर रिएक्शन और रिएक्टेंस वोल्टेज को उदासीन कर ब्रश पर होने वाले स्पार्किंग को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरावट वाले वोल्टेज गुणों के कारण किस डीसी जनरेटर का उपयोग आर्क वेल्डिंग के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। तो बच्चों आर्क वेल्डिंग में हम लोग जनरली किसका उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका याद रखिएगा कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, फील्ड का चुंबकीय फ्लक्स शंट फील्ड चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिरोध करता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है यह विरोध भी बढ़ता है, जिससे टर्मिनल वोल्टेज तेजी से गिरता है। यह विशेषता वेल्डिंग के दौरान अत्यधिक लोड बढ़ाए बिना एक स्थिर वेल्डिंग आर्क बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर अ डीसी जनरेटर टू ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। डीसी जनरेटर को अधिकतम दक्षता पर चलाने के लिए गणितीय शर्त क्या है। तो बच्चों अधिकतम दक्षता यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ऑपरेट करने का हमारा जो
शर्त है वो क्या है कि वेरिएबल लॉस जो है कांस्टेंट लॉस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल लॉस कांस्टेंट लॉस यानी कि नियत हानि के बराबर होना चाहिए। कोई भी विद्युत मशीन अपनी अधिकतम विस्थापन तब प्राप्त करती है जब उसके लोड पर निर्भर रहने वाली परिवर्तनीय हानियां जैसे आर्मेचर के कॉपर लॉस, इसकी स्थिर हानियां जैसे कांस्टेंट लॉस, ये बिल्कुल बराबर हो, तब जाके हमारा क्या होता है, आउटपुट में मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें प्राप्त होता है। तो ये था बच्चों आपके महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस का ग्रुप जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चंस, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कोई डाउट है तो आप हमें वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी अगले वीडियो में। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और आगे ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।